सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश। आज भौतिक प्रदेश टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अब देखो इधर सारे जीवन पे आ जाओ, सीधे हो जाओ एकदम। ठीक है, करते हैं क्लास शुरू। आप सभी साथी जो है वो बताइए, कल हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो भारत के भौतिक प्रदेश में क्या चर्चा कर रहे थे, किस बात पे? द्वीपीय प्रदेश, इसी बात पे कर रहे थे ना कल। हम द्वीपीय प्रदेश पे चर्चा कर रहे थे जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था अंडमान निकोबार। द्वीपीय प्रदेश में भी मैं आपको पढ़ा रहा था जो द्वीपीय प्रदेश। याद रखना, द्वीपीय प्रदेश के अंदर जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अंडमान को, अंडमान निकोबार को। आपने कल कहां तक लिखा, थोड़ा बताओगे मुझे? लास्ट बोल दो, यहीं से लास्ट लास्ट लाइन बोलो, क्या लिखा हुआ है? रोस द्वीप। अच्छा, अंडमान के मैंने सारे जो द्वीप थे वो लिखा दिए। अब बताओ सेंडल पीक चोटी कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। सबसे बड़ा कौन सा है? मध्य अंडमान। पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ है? दक्षिणी अंडमान। रोस द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान का हिस्सा है। अंडमान के इधर ही पाया जाता है। अच्छा, अब बताओ भारत की प्रमुख ज्वालामुखी कौन सी है? बेरन। और एक और कौन सी थी? नरकोडम। बेरर। रोस द्वीप हो गया। उसके साथ साथ आपको याद रखना है इंटरव्यू द्वीप हो गया, है ना? तो ये सारे जो द्वीप हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर स्थित है। अब हम पढ़ेंगे निकोबार के अंदर। अच्छा, अंतिम जो हमने पढ़ा था, देखो एक तो पढ़ा उत्तरी अंडमान, एक पढ़ा कौन सा? मध्य, और एक पढ़ा कौन सा? अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से, इसके थोड़ा और नीचे आओगे तो यहां आपको मिलेगा लघु अंडमान। क्या मिलेगा? इसके और नीचे हम चलते जाएंगे तो यहां पर निकोबार, और निकोबार कौन सा? कार निकोबार। उसके बाद याद रखना लघु निकोबार। और उसके बाद याद रखोगे बृहद निकोबार या ग्रेट निकोबार। ग्रेट या बृहद निकोबार। अच्छा, पहले तो हम बात करते हैं अंडमान को निकोबार से जो अलग करने वाला चैनल है वो कौन सा है? इन दोनों को जो अलग कर रहा है, ये ऊपर वाला अंडमान अलग हो गया और निकोबार अलग हो गया, तो इसके बीच में जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 10 डिग्री। अच्छा, अंडमान को निकोबार से भी कैसे अलग कर रहा है? लघु अंडमान को कार निकोबार से। लघु अंडमान को किससे भाई? कार निकोबार से। अब आप लघु निकोबार मत कर देना। अच्छा गुरु जी, अगर कार निकोबार ऑप्शन में नहीं है तो आप लघु अंडमान से लघु निकोबार कर सकते हो, और जब कार निकोबार ऑप्शन में दिया होगा तो आप उत्तर क्या करोगे? कार निकोबार। क्योंकि इन दोनों की बात की जा रही है यहाँ, तो ये दोनों जो है अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो कौन सा है? 10 डिग्री। अच्छा, छोटे जो द्वीप होते हैं उनको तो अलग करता है कौन? चैनल। और बड़े द्वीपों को जो अलग करता है वो जल संधि। जल संधि में कल हो सकता है मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, गलती हुई होगी, एक बार फिर मैं स्पष्ट कर देता हूं। शायद मैंने पहले से सही बताया था और बाद में वो बात जो वो थोड़ी सी गलत कर दी थी। जल संधि, जल संधि क्या होती है? देखो, इस प्रकार से एक कोई द्वीप, महाद्वीप है ये, और एक इस प्रकार से कोई इधर बना हुआ है, वो भी क्या है? एक महाद्वीप। ऐसे ही बनाया था ना कल। एक बात याद रखना, कल मैंने ये बात बताई थी क्या आपको
कि ये जो जल संधियां होती हैं वो दो महासागरों को आपस में जोड़ती हैं। दो महासागरों को जोड़ने वाली होती है जल संधि, और इसके अंदर जो महाद्वीप होते हैं वो दो भाग जो वो अलग होते हैं ना। तो जल संधि ऐसे ही बताया था, थोड़ा शुरू में बताया ऐसे था, लेकिन बाद में मैंने ऐसे कह दिया कि ये दोनों देश जुड़ते हैं, है ना। लेकिन स्थल भाग नहीं जुड़ते हैं, जल भाग जुड़ते हैं। ये जल संधि बस इतना याद रखो। चैनल दो छोटे द्वीपों को जोड़ता है, और सॉरी अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और जल संधि जो वो महाद्वीपों को क्या करती है, अलग करती है। द्वीपों को अलग कौन करता है, चैनल। और महाद्वीपों को अलग कौन करती है, जल संधि। अब बताओ समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब इसके बाद जो आपको बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है, देखो अंडमान निकोबार जो उत्तरी है, अंडमान उत्तरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सेडल पीक। उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी होगी सेंडल पीक। और इसकी बात करें तो माउंट डिओवली, मध्य अंडमान में माउंट डिओवली। तो मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे तो, वैसे सबसे इनमें ऊंची चोटी जो वो कौन सी है, सेंडल पीक की है। 700 कितनी है, 38 मीटर, 738। और इनकी बात करें तो ये 515 मीटर है। दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कोयोब, माउंट कोयोब, क्या नाम है, माउंट कोयोब। माउंट कोयोब जो वो 460 मीटर ऊंची है। इसका मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है वो क्या है, सेंडल पीक। उत्तरी अंडमान के अंदर है, ये याद रखना। सेंडल पीक कहाँ है, उत्तरी अंडमान के अंदर। अब ग्रेट या बृहद निकोबार की हम बात करें तो यहां पर एक स्थान मिलेगा जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, या इसको आप कह सकते हो पिगमिलियन पॉइंट। इसका सर क्या प्रश्न बन सकता है, इसका प्रश्न ये बनेगा भाई, दक्षिण भारत का, संपूर्ण दक्षिण भारत का अंतिम बिंदु जो है वो कौन सा है, ग्रेट या बृहद निकोबार। और यहां में जो अक्षांश रेखा शुरू होती है, अब कन्याकुमारी से देखते तो 8 डिग्री से शुरू होता है भारत का अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट से, सॉरी हाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और यहां से जब शुरू करेंगे तो शुरू कितने से होगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से यहां शुरू होगी। सर ये बात हम समझे नहीं, देखो ये भारत है और यहाँ है अंडमान निकोबार, हो गया। सुनो, अगर मैं आपको कहूं भारत का अक्षांशीय विस्तार बताओ, अगर आप यहां से शुरू करोगे तो आप करोगे 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू। 6 के बाद क्या था, 7, 7 के बाद 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ है कन्याकुमारी। अगर कन्याकुमारी से पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट, 8 के बाद 9, 10, 11, और यहाँ भारत जो खत्म होगा वह 37 डिग्री 6 मिनट पर। तो कहने का मतलब मेरा, शुरू में बताया था ये यहाँ 6 डिग्री से क्यों शुरू हुआ, क्योंकि जो हमारा भारत है वो यहाँ स्थित है इधर की ओर। तो ये 0 डिग्री है, 0 के बाद 1, 2, 3 और यहाँ शुरू होगी तो 6वीं रेखा आ जाएगी। छठी रेखा से क्या शुरू हो जाएगा, भारत। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछे तो, संपूर्ण भारत का पूछे तो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। अगर कन्याकुमारी से पूछे तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये बात आपको याद रखनी, शुरू शुरू में कराया हुआ सामान्य परीक्षा क्लासों में, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है इनको। अच्छा, संपूर्ण दक्षिण भारत का जो अंतिम बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब बात करते हैं निकोबार की। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंट लूथियर।
देखो अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? सेंट्रल पीक। सेंट्रल पीक सबसे ऊंची चोटी थी कौन सी? इसकी अंडमान की। और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट लूथियर। और थूलियर है, माउंट थूलियर। लूथियर नहीं है, थूलियर। माउंट थूलियर। हाँ लिखो, माउंट है थूलियर। और माउंट थूलियर की अगर हम बात करें तो यह 642 मीटर ऊंची है। तो निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थूलियर। अच्छा, यहाँ लघु निकोबार के पास कुछ द्वीप और देखने को मिल जाएगी, जैसे हम पढ़ रहे थे ना, वहां रोस द्वीप हो गया, है ना, इंटरव्यू द्वीप हो गया। इस प्रकार यहाँ भी आपको कुछ जो द्वीप है वो देखने को मिलेंगे। तो लिखो ननकावरी। एक द्वीप का नाम है ननकावरी। फिर इसके नीचे इस प्रकार से एक द्वीप और याद रखना है जिसका नाम है कटचल। कटचल द्वीप। ये निकोबार की साइड है आप, लेकिन है बंगाल की खाड़ी में, याद रखना। अब यहां इस प्रकार से एक चैनल बना हुआ है, और इस चैनल का जो नाम है वो है ग्रेट चैनल। क्या नाम है? ग्रेट चैनल। अब चैनल नाम आ गया ना, तो ये भी क्या करेगा? दो द्वीपों को अलग करेगा। तो ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? तो सुमित्रा द्वीप और निकोबार को अलग करता है। सुमित्रा द्वीप से निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? ग्रेट चैनल। मैं यहां 1 मिनट रुको, यहां पढ़ा देता हूं। इधर एक द्वीप है, इसका नाम है सुमित्रा द्वीप। सुमित्रा द्वीप। तो निकोबार से सुमित्रा द्वीप को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? मैं सारे चैनल एक साथ लिखा दूंगा, आपको टेंशन मत लेना। अभी एक बार उतार लो तो। सुमित्रा द्वीप को ग्रेट या बृहद निकोबार से अलग करने वाला चैनल है ग्रेट चैनल। लिख लिया था ना? चलो, अब देखो, हमने अभी एक पढ़ा अंडमान, और एक जो द्वीप पढ़ा वो कौन सा पढ़ा? निकोबार। अच्छा, अब देखो, अगर आपसे प्रश्न पूछे, बताओ अंडमान के नजदीक ऊपर जो स्थित देश है उसका नाम क्या है, और निकोबार के नजदीक स्थित जो देश है उसका नाम क्या है? बस ये प्रश्न याद रखने हैं आपको। तो याद ये रखना है कि अंडमान के जो नजदीक स्थित देश है उसका नाम है म्यांमार, और निकोबार के जो स्थित देश है उसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? अगर आप इधर की ओर जाओगे ना निकोबार से निकलकर, तो आपको सबसे पहले जो देश मिलेगा वो इंडोनेशिया, और ऊपर की ओर जाओगे तो क्या क्या मिलेगा? तो बताओ, म्यांमार जो है वो अंडमान के नजदीक है, और निकोबार के नजदीक कौन सा है? इंडोनेशिया। एक बात आपको याद है। फिर यहाँ कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में?
अच्छा एक बात और बताता हूँ मैं आपको, अंडमान निकोबार जो है ना, ये एक निकोबार, ये एक चट्टानी प्रदेश है ना। मैंने कहा था ना ये किस पर्वत का भाग है, अराइकोनोमा जो पर्वत है म्यांमार में, उसी का भाग है। तो यह एक चट्टानी प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? चट्टानी प्रदेश है। और यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, उनके नाम देखो, ये प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में। जनजातियों को लेकर जो है वह प्रश्न एग्जाम के अंदर पुटअप हो जाते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां जो है वो यहाँ पाई जाती हैं। सबसे पहले लिखो निग्रोसम। कौन सा है बोलो, सारे याद करो साथ साथ, निग्रोसम। दूसरी याद करो सोपेन। बोलो निग्रोसन, बोलो निग्रोसन, सोपेन, जारवा जनजाति। कौन सी जनजाति? जारवा जनजाति। और लास्ट मंगोलाइड, मंगो मंगोलाइड जनजाति प्रमुखतः यहां आपको देखने को मिलेगी। अच्छा मणिपुर संघर्ष पता है क्या है? मणिपुर जो विद्रोह दंगे हो रहे हैं वो क्या है? वो जनजाति को लेकर ही दंगे वहां हो रहे हैं। लोगों को घर जलाए जा रहे हैं, कारें गाड़ियां मोटरसाइकिल जो है वो जलाए जा रहे हैं। आज सर्च करना घर पे जाके तुम सारे कि मणिपुर संघर्ष क्या है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कल किस लिए हो रहा है वो। हाँ लिख लिया इतना? लिखो लिखो जल्दी। एक सुनामी याद रखनी है आपको। उस सुनामी का नाम क्या है? बॉक्सिंग डे सुनामी। यह 26 दिसंबर 2004 में आई। अब देखो ये जो सुनामी है ये कहाँ आई थी? ये आई थी अंडमान निकोबार। लेकिन प्रभाव जो ज्यादा पड़ा था वह बताया जाता है कि निकोबार पे पड़ा था। किस पे पड़ा था? निकोबार में। और जिससे अंडमान निकोबार डूब गया था। अंडमान जो निकोबार किस सुनामी से डूब गया था या कब आई थी वो सुनामी? तो याद रखना ये सन अंडमान निकोबार में 2004 में सुनामी आई थी। और सुनामी का नाम क्या है? वॉशिंग डे सुनामी। सुनामी का जो नाम है वो याद रखना है, वॉक्सिंग वॉक्सिंग लिखो, वॉक्सिंग डे सुनामी, पूरा नाम ये है। ठीक है। अच्छा अब लेकिन एक बात याद अच्छी ये है, अच्छी बात ये है कि यह अब जो है सही स्थिति में है। ये डूब गया था कब भाई? 2004 में। अब की स्थिति देखें तो क्या है? अब इसकी स्थिति सही है, ये वैसे का वैसे ही है जैसे पहले हुआ करता था। ठीक है। तो वो सुनामी याद रखना बस आप, वॉशिंग डे सुनामी, जिसके कारण ये डूबा था। हाँ भाई लिखा सभी ने। अब देखो आपको पता होगा भारत के अंदर कुछ जैव मंडल है। भारत में कुछ जैव मंडल यानी ऐसे स्थान जहाँ के जीवों की रक्षा के लिए सरकार ने विशेष जो प्रयास है, योजनाएं जो वो चलाई है, उसे क्या बोलते हैं? जैव मंडल। और अच्छी बात यह है कि ये जो अपना निकोबार है ना, इसको जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। भारत में कुल 18 जैव मंडल है, जिसमें से एक कौन सा है? निकोबार। जैसे अपने पढ़ते नहीं है राजस्थान में कितने अभ्यारण्य है?
राजस्थान में जो हम अभ्यारण्य, चिड़ियाघर बताओ चलो, मृगवनी बता दो, जंतुआलय। राजस्थान में जैसे हम पढ़ते हैं 5 चिड़ियाघर है, कृष्ण मृग कितने हैं 7, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं 3, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इस प्रकार जैव मंडल जो भारत में है वो कितने हैं 18। तो लिखो निकोबार को, निकोबार को 6 जनवरी 1989 में जैव मंडल क्षेत्र में शामिल किया। तो निकोबार को कब जैव मंडल में शामिल किया था, बोलो भाई 1989 में। और भारत में कुल जैव मंडल के क्षेत्र हैं कितने, तो याद रखना कितने हैं। भारत में कुल जैव मंडल के जो क्षेत्र है वो है 18। हाँ भाई उतारो, तभी उतार लिया। अच्छा, तो अब ये मोटा मोटा जो है अंडमान निकोबार हमारा पूरा हो गया। ठीक है, इसके बाद हम जो एक द्वीप पढ़ेंगे उसका नाम है लक्षद्वीप। ये हो गया मोटा मोटा अंडमान निकोबार। अब पढ़ेंगे लक्षद्वीप को। ये भारत है, और भारत में अगर हम बात करें तो इस ओर स्थित है लक्षद्वीप, एक छोटा सा द्वीप, कुल 32 वर्ग किलोमीटर पर फैला। इसके नीचे एक द्वीप यहाँ है, और एक द्वीप जो है वो यहाँ बना हुआ है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पढ़ने में आसानी होगी। द्वीप क्या होता है जिसके चारों ओर क्या हो, चल ठीक है। अब मुझे आप एक बात ये बताओ, नीचे नीचे वाला जो द्वीप है वो आपको कौन सा लग रहा है, तो आप कहोगे सर नीचे नीचे वाला जो द्वीप है उसका नाम है मालद्वीप। इसके उत्तर में जो द्वीप है उसका नाम है मिनी, और इसके और ऊपर में जाएंगे तो ये जो द्वीप है इसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप। सबसे पहली बात यह है कि लक्षद्वीप जो है इसकी राजधानी बताओ क्या है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, या कवारती बोल दो। दूसरी बात, लक्षद्वीप का जो निर्माण है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति से निर्मित जो भारत में द्वीप है वो कौन सा है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जैसे हमने अंडमान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा पढ़ा था, मध्य अंडमान। बीच वाला बड़ा होता ना, मैंने कहा था ना मध्य अंडमान। तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है एंड्रोट। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, एंड्रोट। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि प्रवाल जो है वो क्या होती है। एक मिनट, आपने शायद ये चित्र देखे होंगे सारों ने, अभी दिखा। समुद्र के अंदर इस प्रकार की आपने संरचना देखी है, अरे क्या नहीं देखी है, मछलियां होती हैं इसके पास, मछलियों के अवशिष्ट गंध जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं। ये हाँ समुद्र के अंदर, समुद्र के बाहर थोड़ी होगी, नहीं देखी ऐसी चीजें। पानी के अंदर अपनों ने ऐसी चीजें देखी ना, प्रवाल भीतियां। थोड़ा और मैं अच्छा चित्र लेता हूँ, रुको। एक मिनट, लो ये कछुआ भाई साहब जा रहे हैं, अब देखो इसके नीचे ये प्रवाल भीतियां जमा हुई। ठीक है, तो ये होती हैं प्रवाल भीति, तो इनसे मिलकर बना है, ऐसे कहा जाता है कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। अब देखो मैंने 10 डिग्री चैनल पढ़ा दिया, कौन सा चैनल पढ़ाया, 10 डिग्री। अब आपको 3 चैनल और याद करने हैं, 8 डिग्री,
9 डिग्री और 11 डिग्री, 10 तो पढ़ा ही दिया। अच्छा कौन कौन से हमने पढ़ लिए? 10 डिग्री पढ़ा, तो एक हमें पढ़ना अब 8 डिग्री, 9 डिग्री, चलो 10 भी पढ़ा दूंगा, 11 डिग्री पढ़ा दूंगा, और ग्रेट चैनल भी पढ़ा दूंगा, और कोको चैनल भी पढ़ा दूंगा। और कोई चैनल रह गया क्या, बता दो? बता दूंगा अभी तो। चलो भाई देखो अब आगे बात। अब देखो 8 डिग्री जो चैनल है, 8 डिग्री जो चैनल है वो मिनी कोए को मालदीव से लगता है। ऐसे याद रखना, 8 mm। सारा पथरी है पेट में, कितना mm की? 8 ही, 8 mm। तो 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? बोलो। मिनी कोए से मालदीव। माल नीचे नीचे, बस एक बात याद रखना, बोलना मत, माल नीचे नीचे, माल नीचे नीचे, मालद्वीप नीचे नीचे है। तो मालद्वीप से मिनी कोए को अलग करने वाला चैनल है 8 डिग्री, और लक्षद्वीप को मिनी कोए से अलग करने वाला चैनल है, उसका नाम क्या है? 9 डिग्री चैनल। देखो, 8 मिनी कोए को मालदीप से, 9 मिनी कोए को लक्षद्वीप से, 10 अंडमान को, और 11 डिग्री जो चैनल है, 11 डिग्री जो चैनल है वह लक्षद्वीप को 2 भागों में बांट जाता है। ये है कौन सा चैनल? 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल किसको 2 भागों में बांटता है? लक्षद्वीप को। और लक्षद्वीप में आप देखोगे, एक जो लक्षद्वीप में एक भाग का नाम चेंज हो जाएगा और दूसरे भाग का नाम भी चेंज हो जाएगा। एक भाग का नाम हो जाएगा अमनी द्वीप, और दूसरे भाग का जो नाम है वो हो जाएगा कन्नानूर द्वीप। तो लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है? 11 डिग्री। और उसमें से 2 भाग में बांटेगा, एक भाग का नाम क्या हो गया? अमनी द्वीप, और दूसरे भाग का नाम क्या हो गया? कन्नानूर। तो हम लिखेंगे 11 डिग्री चैनल, इसे 2 भाग में विभाजित करता है। इसमें पहले भाग का नाम हो जाएगा अमिनी द्वीप, और दूसरे भाग का नाम क्या हो जाएगा? कन्नानूर। लिख लो भाई, अमिनी द्वीप और कन्नानूर। अच्छा अब बताओ, ग्रेट चैनल किसके मध्य है? निकोबार और सुमित्रा द्वीप। कोको चैनल किसके मध्य है? म्यांमार और अंडमान के मध्य। अच्छा 8 डिग्री 8 mm मिनी कोए को मालदीप से, मालदीप को अलग करता है। ऐसे लिख लो, वह मत लगाओ, वह की जगह आप ऐसे गोली बना लो बीच में। ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया, ये इससे अलग हो गया, ये अलग हो रहे हैं। 9 डिग्री बताओ, 9 मिनी कोए से लक्षद्वीप। अच्छा कई बार लक्षद्वीप ऑप्शन में ना देकर, कई बार ऑप्शन में लक्षद्वीप ना देकर देता कवारती या कवारती। कवारती क्या है बताओ? लक्षद्वीप की राजधानी तो ये भी मिल सकता ना एग्जाम में। अब कवारती मान लो यहां है, तो कवारती अलग कर रही या नहीं कर रही मिनी कोए को? है ना? तो ये प्रश्न भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी लक्षद्वीप ना देकर कोई छोटा नाम दे देगा तो भी आ जाएगा। 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री, वह अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल 10 डिग्री। 11 डिग्री लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटने वाला चैनल कौन सा है? 11 डिग्री।
कल इस टॉपिक का टेस्ट होगा भाई तुम्हारा, ठीक है। और गूगल फॉर्मेट में होगा वो, ऐप के अंदर जिसने कोर्स ले रखा है ना उसी के अंदर होगा। आप यहाँ बैठ जाओगे, शुरू के 15 मिनट के अंदर वो टेस्ट होगा। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी सुन लो, कल आपका जो टेस्ट होगा वह आपको, जैसे ये जियोग्राफी वाले जो क्लासेज है ना, इसके नीचे एक ऐप के अंदर खोलोगे तो वो पीडी उसमें नीचे ऑप्शन बनाया होगा टेस्ट का, जहाँ पीडीएफ लिखा है उसके नीचे टेस्ट का ऑप्शन बनाया होगा। टेस्ट पे क्लिक करोगे, वहाँ जियोग्राफी लिखी होगी और टॉपिक का नाम लिखकर वो टेस्ट दिया होगा। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और वो टाइम एक सीमित होगा, उतने टाइम में आपको करने हैं। कल जो सभी साथी हम फोन लेकर आओगे, प्लस सारे कोर्स ले लेना आज, ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा वो। जल्दी करो आप थोड़ा। हाँ लिखा। तो ये हो गया अपना लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। बड़ा द्वीप इसका एंड्रोट है। 11 डिग्री चैनल इसको दो भागों में बांटता है, मिनी द्वीप और कन्नानूर। मालद्वीप और मिनी कोई को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री। और लक्षद्वीप और मिनी कोई को अलग करने वाला 9 डिग्री। चलो 8 डिग्री बताओ मिनी कोई को मालद्वीप से 8 mm, और 9 डिग्री मिनी कोय से कवारती। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से। 11 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को दो भागों में बांटता है। ग्रेट निकोबार और सुमित्रा द्वीप को अलग करने वाला चैनल है ग्रेट। और म्यांमार और अंडमान को अलग करने वाला कौन सा चैनल है? कोको चैनल, ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट आगे। तो नेक्स्ट बात की जाए उसके अंदर ये बात होगी कि इस प्रकार से यहाँ अपना ये जो भारत का हिस्सा आपको दिख रहा है, अब यहाँ आसपास भी काफी द्वीप है। देखो इधर तो है ये वाला भाग कच्छ का रण। कौन सा है? कच्छ का रण। और ये जो भाग है वो है खंबात की। ये कच्छ का रण हो गया। और ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? खंबात की खाड़ी वाला, ठीक है। अच्छा आपको याद हो तो यहां से एक नदी गुजरती है इस प्रकार से बहते हुए, इधर से। और इस नदी का जो नाम है वो है नर्मदा। कौन सी नदी है? आलिया भट्ट को नाम सुन रहे हो? आलिया भट्ट, तो बस भाई है। नदी को नहीं बा, ये द्वीप बनाती है एक जिसका नाम है आलिया बेट। इसके नदी के साथ साथ जो अवसाद आता है ना वो यहाँ इकट्ठा हो जाता है, जिसका एक द्वीप बनता है जिसका नाम क्या है? आलिया बेट द्वीप। तो आलिया बेट जो द्वीप है वो नर्मदा नदी के आगे मुहाने पर बना हुआ है। अच्छा आप मुझे ये बताओ महाराष्ट्र की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? मुंबई। और हम ये बात सुनते हैं कि मुंबई जो है वो 7 द्वीपों पे बसा हुआ है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप है उसका नाम है सालसेट। कौन सा द्वीप है? और इसके नीचे यहां एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो है वो कहां पर है? वो इधर अरब सागर की ओर। अब आपको याद रखने हैं कि सर कच्छ का रण के कौन कौन से जो द्वीप है वो फेमस है, और खंबात की खाड़ी के जो द्वीप है वो कौन कौन से फेमस है, अभी याद करने हैं। पहली बात याद रखो, नर्मदा जो नदी है उसके आगे द्वीप बना हुआ उसका नाम क्या है? उसका नाम तो है आलिया बेट। और मुंबई किस द्वीप पे बसा हुआ है? मुंबई वैसे तो 7 द्वीप पर है, लेकिन मुख्य पूछे तो सालसेट द्वीप। मुंबई जो बसा हुआ है वो कौन से द्वीप पर? सालसेट।
और एलिफेंटा जो द्वीप है वो भी कहाँ है? अरब सागर की ओर एलिफेंटा द्वीप स्थित है। उसके बाद आप याद करोगे कच्छ का रण के द्वारिका द्वीप, द्वारिका, पंचम द्वीप और खादीर, ये सारे द्वीप जो है भारत में आपको देखने को मिलेंगे कच्छ के खाड़ी के। कच्छ के खाड़ी के द्वीप बोलना, द्वारिका, पंचम और खादीर। द्वारिका, पंचम और खादीर। और खंबात की खाड़ी का जो द्वीप है वो याद रखना, भेसला। भेसला द्वीप जो है वो है खंबात की खाड़ी की। लिखो लिखो जल्दी। अब इधर की ओर जो द्वीप देखें वो देखो, उसमें सबसे यहां इंपॉर्टेंट जो द्वीप है वो आता है श्री हरिकोटा द्वीप। कहां पर है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा द्वीप है? श्री हरिकोटा। अच्छा, यहां पर एक उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र लगा हुआ है जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यहां से रॉकेट क्या होती हैं? लॉन्च। रॉकेट लॉन्च का काम जो होता है वो कहां से होता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कहां है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। लेकिन लॉन्च यहां होती है तो बनती कहां है? तो बनती है इसरो और विक्रम साराभाई के अंदर। ये स्पेस रिसर्च जो सेंटर है ना, कौन से? इसरो और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर, यहां पर निर्माण होता है स्पेस का। और लॉन्च कहां से होती है? अंतरिक्ष से, यहां से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जैसे आप बात करें चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 का मतलब क्या है? इससे पहले 2 चंद्रयान और लॉन्च हुए थे। इससे पहले 2 चंद्रयान। तो बताओ चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च कब हुआ? 2008। ये फेल हो गया। चंद्रयान 2 2019, ये भी क्या हो गया? फेल। चंद्रयान 3 2023, और ये क्या हो गया? सफल। तो कौन सा चंद्रयान मिशन सफल होता है? चंद्रयान 3। किसके द्वारा छोड़ा गया था ये? इसरो के द्वारा। अच्छा, ये प्रश्न एग्जाम में आया था कि इसकी लॉन्चिंग कहां से होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं, पीटेट में था ये। आप आंख बंद करके एक बात याद रखना, लॉन्चिंग का कभी भी प्रश्न आए कि उड़ाया कहां से जाएगा, लॉन्चिंग का प्रश्न आएगा तो श्री हरिकोटा द्वीप। और बनने का काम आएगा कि कोई स्पेस जो बना है, ठीक है, कोई मिसाइल बनी है, तो बनने में नाम आएगा तो इसरो का लेना या विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान था इसके अंदर। उसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहां एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्माणी नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्माणी। ब्रह्माणी नदी के आगे एक द्वीप बना हुआ है और इस द्वीप का नाम है व्हीलर। व्हीलर द्वीप किस नदी के आगे है? ब्रह्माणी, उड़ीसा के आसपास। उड़ीसा के आसपास व्हीलर द्वीप की बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका नाम बदल के रख दिया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हाँ, इतनी बात समझ में आई आपको? चले आगे अब।
दो द्वीप और याद करने हैं। इसके उत्तर में जाएंगे तो दो द्वीप और मिलेंगे। एक तो आपको मिलेगा गंगा सागर द्वीप, इसके इधर ऊपर जाएंगे ना बेलर द्वीप के ऊपर, पश्चिम बंगाल में कौन सा द्वीप मिलेगा? गंगा सागर द्वीप, ये गंगा नदी के मुहाने पर है। इसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो एक द्वीप और है न्यू मोर या न्यू म्यूर द्वीप। अब इसको लेकर विवाद हो गया भारत और बांग्लादेश। वो कौन सा द्वीप है जिसको भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद हुआ था? वो था न्यू मोर द्वीप। इसने कहा है मेरे साथ मत विवाद करो, लेकिन नहीं, इधर बांग्लादेश वाले कहते ये हमारा द्वीप है, भारत वाले ये कह रहे हमारा। होगा मैं डूब जाऊंगा पानी में, फिर भी नहीं माने, फिर अगर डूब ही जाते हैं, ये डूब गया, अब कोई झगड़ो को नहीं। तो याद रखना ये विवाद जो रहा था वो भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश वाले बोलते कि हमारा है इस पे अधिकार, भारत वाले बोलते कि हमारा है। तो न्यू मोर द्वीप को लेकर किन दो देशों में बीच विवाद था? भारत व बांग्लादेश। ये डूब ही गया, रांद कटी। डूब गया वो सोनामी अंडमान निकोबार डुबाया था ना अभी। इतना बड़ा द्वीप, इतना बड़ा वही वो बड़ा बहुत है ना द्वीप। अब लास्ट भगवान राम से जुड़ी एक बात पढ़ेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वो आपने पढ़ा ना राम सेतु पुल, उसके बारे में। राम सेतु फिल्म भी आई है अक्षय कुमार की, चलो देखते हैं। फिल्म का आए को कितना टाइम हो गया? लगभग 8-9 महीने हो गए, साल ही जरूर हो गया होगा। राम सेतु, हाँ सारी बात करते हैं अभी। लिख लिया इतना सभी ने? ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिवीजन करता हूँ, थोड़ा गलती ना हो। और जो लिखने वाले पॉइंट होते हैं ना तुम थोड़ा लिख लिया करो। मेरी बात समझ लो, जैसे मैं लिख दूं ये नर्मदा के आगे है, तो या तो उसको समझा करो। अगर आप लास्ट टाइम घर पे जाके पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो समझ नहीं आ रहा, मतलब ये नर्मदा के आगे क्यों बनाया है, तो या उसको थोड़ा लिख लिया करो जब मैं बोलता हूँ, जिसको समझना आए। कच्छ के रण के जो प्रमुख द्वीप हैं वो ये है। तो कच्छ के रण के ये हो गए प्रमुख द्वीप। अब ऐसे पूछेगा द्वारिका पंचम खादिर कहाँ के द्वीप है? कच्छ का रण की। खंबात की खाड़ी का जो द्वीप है उसका नाम क्या है? बेसला द्वीप। अच्छा एक नदी है नर्मदा, नर्मदा नदी के आगे एक द्वीप बना है जिसका नाम है आलिया बेट। द्वीप वही होता है जिसके चारों ओर पानी भरा हो। मुंबई 7 द्वीपों पर बसा हुआ है, लेकिन उसका जो प्रमुख द्वीप है उसका नाम क्या है? सालसेट द्वीप। एलिफेंटा द्वीप भी अरब सागर की ओर है, इधर अरब सागर उधर बंगाल की खाड़ी है। अच्छा इधर अगर हम बात करें ऊपर जाएंगे तो न्यू मोर द्वीप है जो डूब गया अब, और गंगा सागर जो द्वीप है वो गंगा नदी के मुहाने पर बना हुआ उधर ही। फिर आपसे पूछेगा श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश। यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है जहां रॉकेट लॉन्च वगैरह किए जाते हैं। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया, ये याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम। व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रख दिया? एपीजे अब्दुल कलाम। और ये कौन सी नदी के मुहाने पर है? ब्रह्माणी नदी के मुहाने पर है। चलो बताओ कौन सा द्वीप जो है वो डूब गया था? न्यू मोर एनी मोर, मोर डूब गयो, मोर डूब गयो। ठीक है। अब हम बात करते हैं राम सेतु। देखो यहां तमिलनाडु में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। यहां जो द्वीप है उसका नाम क्या है? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जो है, यहां पर एक खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, इधर तमिलनाडु में। ये काम करती है, यहां नीचे एक देश है श्रीलंका, उसको जोड़ने का। तो मन्नार की खाड़ी किसको जोड़ती है? भारत और
इसी के तहत भारत और श्रीलंका के बीच एक संधि होती है जिसे बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि। पाक जल संधि कब हुई? 1900। पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि हुई थी? पाक जल संधि। बताओ कब हुई? पाक जल संधि कब हुई? 1960 में। अच्छा, अब बात करते हैं अपने इसकी मन्नार की खाड़ी की। तो मन्नार की खाड़ी जो है ये प्रसिद्ध है समुद्री गाय के लिए। यहां पाई जाती है समुद्री गाय। अच्छा, मन्नार की खाड़ी में क्या पाई जाती है? अच्छा, एक बात बताओ, भारत में जैव मंडल क्षेत्र कितने हैं? 18। उसमें से एक मन्नार की खाड़ी को भी घोषित किया है। और इसको भी उसी समय, कब? 1989 में घोषित किया। भारत में 18 जैव मंडल है, जिसमें से 2 तो मैंने बता दिया आपको। एक निकोबार वाला बता दिया, एक निकोबार वाला बता दिया, और दूसरा कौन सा बताया? अरे एक निकोबार वाला बता दिया मैंने, और दूसरा मन्नार की खाड़ी वाला। अच्छा, मन्नार की खाड़ी का जो जैव मंडल है उसे कब घोषित किया गया? जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र 1989 में। और उधर वाले को भी कब घोषित किया गया? 1989 में। अच्छा, अब देखो इधर की ओर हम जाए तो यहां एक स्थान है धनुष कोटी। कौन सा स्थान है? धनुष कोटी। और इधर की ओर जो स्थान है उसका नाम है तलैया मनार। तो ये स्थान कहां है? श्रीलंका की राजधानी बताओ रहा क्या? श्रीलंका की कैपिटल पहले तो थी जयवर्धने कोटे, अब क्या है? कोलंबो। तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो है कोलंबो। अच्छा, यहां पर भारत में इधर स्थान कौन सा है बोलो? धनुषकोटी। और श्रीलंका में इधर स्थान कौन सा है बोलो? तलैया मनार। और इसी के बीच में जो वो पुल बना है, इसी के जो बीच में पुल बना है उसे ही बोलते हैं राम सेतु। आदिम जमाने में बना पुल, इसलिए इसे बोलते हैं आदम का पुल। तो आदम का जो पुल जो है वो किस दो देशों के मध्य है? श्रीलंका और भारत। हमें ये बताया गया है, हमें ये सुनने को मिलता है कि इसके पीछे जो कहानी रही है वो ये रही है कि भगवान राम ने जो सीता रावण उठाकर ले गए थे ना श्रीलंका में, उसको छुड़वाने के लिए यहाँ एक वो वानरों की सेना इधर लेकर जाए। अब हनुमान जी तो चला गया था कूद कर, है ना? तो बाकी जो है वो कैसे जाए? हनुमान जी तो ताकतवर था, तो उनके लिए यहाँ एक मार्ग बनाया था। सर, समुद्र पे मार्ग कैसे बन सकता है? देखो, अगर मैं जियोग्राफी इन चीजों को नहीं मानती है, जैसे किसी भगवान ने राम नाम लिख दिया तो वो पत्थर तैरने लग गए, विज्ञान इन चीजों को नहीं मानती है। इसीलिए तो वो राम सेतु फिल्म बनाई है कि वो पत्थर, या तो उस पत्थर में ऐसी कोई प्रकृति की वो तैर रहा था पत्थर, या सर कुछ पत्थर ऐसे और डाले गए थे जो डूब गए थे जिसमें राम नाम नहीं था। वो तो कहानियां हमने सुनी है, हमें क्या पता, हम वहां थोड़ी खड़े थे उस समय, कि शायद ऐसा ही हो। लेकिन चलो, हम इस बात पे बहस ना करते हुए, धर्म की बात पे कोई बहस ना करते हुए, हम पढ़ाई की बात पे सीधा आए। तो विज्ञान ये बात बोलती है कि देखो, आपने पढ़ा था प्रायद्वीप में कि अरावली पर्वतमाला वो मिनिकॉय से शुरू होती है। अरावली पर्वतमाला कहां से शुरू होती है? मिनिकॉय से, यहां से। अरावली पर्वतमाला यहां से शुरू होती हुई ऐसे यहां से ऐसे जाती है। अब हमें कभी भी अरावली पर्वतमाला यहां दिखी नहीं, नहीं दिखी ना? क्यों? क्योंकि यहां पर क्या है? महासागर, सागर, जिस कारण अरावली पानी के अंदर डूब गई। इसीलिए कुछ लोग ये मान्यता भी देते हैं कि ये जो यहाँ है ना, पहले कोई ऐसी एक चट्टान थी, कोई एक ऐसा पर्वत था, ठीक है, और उसके ऊपर बस वो थोड़ा डूब रहा था, ठीक है, तो उस पर थोड़ा पत्थर गिरने की आवश्यकता थी जिससे वो चट्टान के ऊपर पत्थर जच जाए। तो जिस तरह अब वो पत्थर जचाकर यहाँ फिर वो एक क्या बनाया? मार्ग। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं। तो अलग अलग मान्यताएं जो है वो मिलती हैं। तो आज भी आप देखने जाओगे कभी, ये मन्नार की खाड़ी, यहाँ हमारा एक तीर्थ स्थल भी है, रामेश्वर। नाम सुना है? रामेश्वर तमिलनाडु के अंदर। रामेश्वरम, रामेश्वरम,
ये तिरुतलाई ये कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर। तो आप देखोगे यहाँ रामेश्वरम है, तो उससे थोड़ा आगे जाओगे तो आपको ये यहाँ यात्रा कर सकते हो इसकी, धनुषकोटी से तलैया मनार के बीच जो राम सेतु पुल है वो आप देख सकते हो आंखों से। ठीक है, आज भी आपको ड्रोन की मदद से लोगों ने फोटो डाल रखी है, गूगल पे आप चेक करना कभी कि राम सेतु पुल, तो ऊपर से आपको दिखेगा ये राम सेतु पुल। ठीक है, तो है ये राम सेतु, ऐसे नहीं है कि, लेकिन कहानियां जो बताई जाती हैं वो कुछ, कोई क्या देखो विश्वास क्यों नहीं होता। कोई कहते हैं वो छोटी छोटी गलेरी थी, है ना, उन्होंने छोटे छोटे पत्थर फंसाए बीच में जिसकी वजह से ये मजबूत बना। कोई किस प्रकार की कहानी बनाते हैं। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात पूछता हूँ, तुम खुद बताओ कंफ्यूजिंग क्यों नहीं हो जाती है। हम हनुमान फिल्म देखते हैं बचपन से, कार्टून वाली फिल्म आती थी, उसमें कहानी कुछ और दिखा रखी है। रामायण में देखें तो हनुमान जी की कहानी कुछ और दिखा रखी है। कोई और सीरियल देखें, अब एक और लेजेंड हनुमान, इस तरह से एक ऐसा सही है डिज्नी, ये जो हॉटस्टार पे आता है, उसमें हनुमान जी की प्रवृत्ति अलग ही दिखा रखी है। अभी एक फिल्म और आई थी आदि पुरुष। आदि पुरुष का मतलब क्या होता है पता है? जो प्राचीन समय में जो लोग रहते थे ना, जैसे भगवान राम या जो भी उसके समकालीन या प्राचीन समय में जो लोग रहे वो आदि मानव। तो आदि मानव ना लेके पुरुष लगा दो तो क्या बन गया? आदि पुरुष। अब वो एक फिल्म आई आदि पुरुष, उसमें मैथ के सवाल दे रखे हैं, हनुमान जी से राम पूछ रहा है मैथ के सवाल। आप देखना रियल, ये मजाक नहीं कर रहा मैं, आप खुद सर्च मारना के आगे। तो यहाँ फिर कैसे विश्वास कर ले हम कि ये जो दिखाते हैं हमें ये 100% सही है? नहीं होता विश्वास। समझ में आई बात? अगर एक ही कोई कहानी बताए ना तब तो, अब मेरी बात सुनो, मैं आपको ये बात बोलूं, नहीं यहाँ धनुषकोटी नहीं है, यहाँ अहमदाबाद है, फिर अगले दिन बोलो नहीं यहाँ अहमदाबाद नहीं है, यहाँ कानपुर है, नहीं यहाँ कोलकाता है। अब किस पे विश्वास करोगे आप? मतलब पीके फिल्म में वो कहता है किस भगवान पे विश्वास करें, कोई भगवान कहता है दूध चढ़ाओ, कोई कहता है बकरे चढ़ाओ। रियल बात है ये, है ना? तो अब किस पे विश्वास करें हम और क्या चढ़ाएं? तो पीके फिल्म जो दिखाई गई है वो एकदम बेस्ट मूवी है, अगर उसको ढंग से हम सोचें और देखें तो। हमें अनपढ़ जो लोग है ना, अनपढ़, ये वास्तविकता वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं। ये वोट बैंक है उनका, जो अनपढ़ लोग हैं। अगर जब एक 12th फेल फिल्म का कोट है, उसने श्लोक बोला था, वहां एक बात बोली थी कि जब इंसान पढ़ लिख जाएगा तो नेताओं के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि फिर वो तय करने लग जाएगा। आप देखो, एक छोटी सी बात हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊं। आप वर्तमान में सरकार बन गई है, कोई भी XYZ, हमें सरकार से लेना देना नहीं है, आप सिर्फ सरकार को देखते हो। क्या सरकार ने जो भी धर्म के अलावा या कोई और किसी मामलों को सामने लेकर आई है क्या सरकार? आप बताओ वो ऐसे कौन से मामले हैं, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कौन कौन से ऐसे मामले हैं। तुम हैरान हो जाओगे सुनकर, सर हम तो जी पता कहाँ रहे हैं, बस हमें तो जो दिख रहा है बड़ा बड़ा कि हाँ धर्म के नाम पे ये करवा दिया वो करवा दिया, हमें वो चीजें दिख रही हैं। भारत किस स्थिति में जा रहा है आपको वो नहीं पता। मैं बताता हूँ असली स्थिति क्या है भारत की। भारत की भुखमरी के अंदर अगर हम बात करें तो भारत की 111वीं रैंक है, शायद 125 देशों के आसपास से 111वीं रैंक। इससे बेहतर स्थिति है पाकिस्तान की 102वीं रैंक। हम यहाँ फेल हुए भुखमरी में। यहां पर भुखमरी की बात करें तो बच्चे होते हैं ना छोटे, ऐसा बताया जा रहा है कि हर चौथा बच्चा भारत में, हर चौथा बच्चा जो भारत के अंदर है वो भुखमरी का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। कुपोषण पता क्या होता है? बचपन में एक छोटे बच्चे को 8 प्रकार के जो तत्व हैं खाने पीने के वो मिलने चाहिए। अगर उसमें से 5 भी मिल जाए ना तो भी बच्चे का अच्छा निर्माण हो जाएगा शरीर का। अगर वो 5 ना मिले तो गंभीर बात हो जाती है, फिर उसके कुपोषण का शिकार होना, या तो उसके रोग बनने शुरू हो जाएंगे शरीर में छोटी सी उम्र में, उसके हाथ अजीब से होंगे, पेट अलग सा बाहर दिखेगा आपको, है ना, हड्डियां अलग दिखेंगी और लातें अलग से, तो मतलब उसका निर्माण एक शरीर का जो अलग टाइप से ही होता है। तो भारत में कृषि प्रधान देश भारत, ऐसे देश के बारे में ऐसी बातें नहीं बोली जाती। कृषि प्रधान का मतलब यहाँ की लगभग जो व्यवस्था है वो कृषि के ऊपर चलती है। कृषि प्रधान देश जो है उसमें हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है। कितनी बड़ी बात है। पहली बात मैंने बताई आपको भुखमरी के अंदर, और ये दिन पे दिन गिरते जा रही है भुखमरी। दूसरी बात खुशहाली, हम लोग भारत के इतने खुश नहीं रहते हैं। नॉर्वे जैसे देश की अगर हम बात करें ना, वहां ऐसे नाम नहीं है कि कोई दुख ना, मतलब वो फर्स्ट रैंक पे आते हैं दुनिया के अंदर खुशहाली सूचकांक में। और हमारी बात करें, हमारी खुशहाली सूचकांक में शायद 129, 30, 31 के आसपास, मुझे एक फिक्स याद नहीं है, मतलब है इसके आसपास, इतनी भी रैंक है। मतलब
बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है ये। अब मैं आपको तीसरी बात जो बताऊंगा उसको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। पहली भुखमरी वाली बात की हमने, दूसरी कौन सी, कुशाली सूचकांक में की। अब हम बात करें, एक तो भुखमरी इंडेक्स हो गया और एक कुशाली सूचकांक हो गया, एक इंडेक्स हो रहा है उसमें और ये स्थिति बताई गई है भारत की। तो मतलब भारत अभी इतना समृद्ध हुआ नहीं है। भारत के अंदर देखो आप, कोई बड़ी चीजों को मत देखो, उसको टारगेट मत करो बड़े। कोई एक आधे काम हो रहे, 100 में से 2 काम होंगे, ये देखो 98 हो रहे या नहीं हो रहे, 2। तो जो काम जो है वो आपको ऐसे नहीं है कि मैं अब कोई बोल दूंगा ऐसी बात तो फिर यहाँ थोड़ा सा विरोध हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड भी हो रही है। तो तुम पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे सही चीजों को चुनो, सही चीजों का विकास करो। देश को बदलेगा वो युवा। स्वामी विवेकानंद ने अंध अंधे मत हो हर चीज के पीछे। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यहाँ जियोग्राफी, अब तुम तो ऐसी सोच लो कि बस अजय सर ही सिलेक्शन कराओगे। अरे मेरा अकेला जियोग्राफी सब्जेक्ट सिलेक्शन थोड़ी करा देगा आपका। मैं कुछ ऐसी बातें कर दूं आपके सामने कि भैया आप पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, अब तुम पूरी उम्मीदें मेरे से लगा लो कि नहीं अजय सर ही सिलेक्शन करवाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है, उसमें वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब अनपढ़ अगर पढ़ लिख जाएगा तो फिर इनका वोट बैंक कौन बनेगा। अनपढ़ लोग थे, उनको जो बता दोगे वही मान लेंगे। आप ऐसी बात करना, उनको ये कहना भूत होते हैं, वो कहेंगे हाँ होते हैं। भूत निकलते हैं इंसान के शरीर से, हाँ मैं ही देखियो निकल, तो यहाँ धीरे धीरे जाओ। चिट्टी साड़ी हरी लुगाई देखी पेड़ के ऊपर बैठी, हाँ मैं ही देखड़ी है। वो लोग जो है ना, ये जो बातें ऐसी करते हैं ये सारी काल्पनिक है, कभी जिंदगी में ऐसी चीजें नहीं होती। आप मान लो इन बातों को और विश्वास करो। मरने के बाद कौन कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जगह मिलेगी, बस वो मर गया, वो मर गया, उसकी मुक्ति होगी, तो मोक्ष की प्राप्ति मिल गई है। अब यार गौतम बुद्ध और लेजेंड, ये आदमी इतने खतरनाक लेवल के ज्ञाता हुए हैं, इन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं बोली। और तुम गाँव में कोई यहाँ अनपढ़ सो बैठे हो यहाँ आगे और बोले तना पता गई पेड़ के पीपल के नीचा चुड़ैल रही 3, और तुम ये पीपल के नीचे कौन बैठा। तो ऐसी चीजें नहीं होती है, थोड़ा जल्दी समझ जाओ इन चीजों को तो फायदा होगा भाई। क्योंकि आने वाले तुम्हारे जो बच्चे होंगे फिर वो भी इसी प्रवृत्ति के बनेंगे, वो भी कहेंगे भूत होता है। अब कोई पागल हो जाता है, मैं आपको ये काफी ऐसे उदाहरण देता हूँ कि हमारे पड़ोस में एक लड़का था, वो पागल हो गया था बेचारा। ठीक है, पागल हो गया, वो किस प्रकार की हरकत करता था, मैडम मैं 5 मिनट लूंगा, बार बार बताओ, करने दो वेट। अब बात क्या हुई कि वो क्या है, बच्चा जो था वो लगभग ज्यादा उम्र नहीं थी उसकी, 16-17 साल की उम्र थी। अब पागल का काम क्या, ज्यादा खाना। अब ज्यादा खाएगा तो टॉयलेट बार बार जाएगा, श्योर सी बात है। वो अब वो क्या करता था, वो ऐसे करता था। तब अब मैं पड़ोसी था उसका, तो मुझे तो बात पता है सारी। अब वो पता क्या कहते कि ना रही में तो ओपरी है, वो बार बार के लेने जावा कर लो भी मैं। अब मतलब ऐसी, और वो सोता ज्यादा था। अब पागल की क्या खासियत है, वो सोएगा ज्यादा। पागल में एक ये कंडीशन होती है, वो सोएगा ज्यादा। अब क्या होगा, जो लोग उसको ज्यादा बोलेंगे ना वो उसके जड़ भी देगा। उसको समझाएंगे ना बेटा ऐसे कर, ये कर, वो कर, क्योंकि उसको शोर पसंद नहीं होता है। तो वो क्या है, एक आधा का धरते हो। अब क्या होता है, तब तुम ये सोचते हो कि ना इसमें तो वो पड़ोसी मरा था फांसी लगा के एक बार, या कोई इसमें 7 लोग को लेके जाएगी वो एक औरत है, वो कह रही है। ऐसी बातें सुनी होगी समाज में, मैंने भी सुनी है। तो वही है इसके अंदर। तो बुलाओ साढ़े सपटे को, वो बुलाएंगे, वो उसकी उंगली तोड़ेगा बेचारे की, वो उसके नाक में गरम गरम कपड़े डालेगा जला जला कर। मैंने ऐसे देखे हैं उसके, वो क्या कर रहा था, काला रंग का कपड़ा लिया और उसे जलाकर काले कपड़े को उसके नाक में ऐसे जो है वो डाल दिया, जिससे वो ये बोले कि तेरे में मेरे में भूत है। अब मुझे ये बात बताओ, तुम कितने मर्जी बड़े पागल हो, कितने मर्जी बड़े, मैं तुम्हारी जोर से उंगली है जो मरोड़ दूंगा और मैं ऐसे बुलवाऊंगा, तुम बोल मेरे में भूत है, तो तुम नहीं बोलोगे, भाग के बोलोगे। दर्द के आगे भूत भी नाचते हैं, ऐसी बात सुनी होगी ना, मार के नाचोगे तुम ऐसे बोलोगे कि हाँ है। अगर तुम्हें पता है, पागल भी इतना समझता है कि अगर मैं नहीं बोला ना इसको ऐसी चीजें, ये जो मेरे से पूछ रहा है, अगर मैं इसको ये नहीं बोला कि हाँ मेरे में ये चीज है, तो मुझे नहीं छोड़ेगा और मेरे को कष्ट देगा। इसीलिए वो क्या करता है, अगर मैं ये मान जाऊं कि वो बैठा बैठा और उसको बुलवा दे, फिर क्या करते हैं कि कई बार क्या जागरण वगैरह होते हैं, ऐसे धाम वगैरह पे लेके जाते हैं, जिसमें वो ऐसे करने लग जाता है पागलों की तरह। कहना क्या पागलों की तरह करे, वो पागल है तो पागलों की तरह करेगा ही। अब कोई भजन चल रहा है तो वो उसकी तरह उसमें मलिन हो जाएगा। उसको कोई ऐसा गाना चला दो उसमें, तो अब तुम उसको देख रहे हो, यहाँ से परिवार खड़ा उधर बैठा हुआ, उसको देख रहा है, वो बेचारा ऐसे लगा हुआ है, उसको देख रहा है और उसको देख रहा है, तो 2-3 जने बोले भाई यही मैं,
जी की मोहन जी में बड़ी भाई तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इन चीजों पे आप विश्वास मत करो बिल्कुल भी 1%। अगर कोई हो जाए आपके घर में ऐसी स्थिति, भगवान करे ना हो जाए, हो जाती है सामान्य, बड़ी ये नॉर्मल चीजें होती है। ये डॉक्टर का कहना है कि हर व्यक्ति जो है वो ऐसी चीजें, उसमें हर गुण होते हैं, वो थोड़ा ज्यादा प्रभावी हो जाते हैं तो वो पागल हो जाता है। अगर कोई हो जाए तो ढंग के डॉक्टर को दवाई दिलवा लेना। अगर इधर उधर ले गए तो वो ज्यादा हो जाएगी दिक्कत, ज्यादा पागल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना सुना आपने, ठीक है। लेकिन मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ये आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, आगे इन चीजों को समझ लो जितना जल्दी हो सकता है। तुम उन ख्वाबों में मत जियो, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले भाग में। ये पूरा हो गया, ठीक है, ये द्वीपीय प्रदेश पूरा हो गया। अगर आप थोड़ी सी कल मरुस्थल की बात भी कर लेंगे, एक भौतिक प्रदेश मरुस्थल भी रह गया, थोड़ी मरुस्थल की बात कर लेंगे, फिर हम नया टॉपिक की ओर बढ़ जाएंगे। और नया टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत की जलवायु, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।